हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं नीतू सिंघल आपका स्वागत करती हूं अपने यूट्यूब चैनल दिव्य बायोलॉजी क्लासेस में। तो फ्रेंड्स, कल हमने एक नया चैप्टर चालू किया था जिसमें एनसीईआरटी का 11th क्लास का चैप्टर 6 है, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, जिसमें हमने कल सेल की इंट्रोडक्शन, टाइप्स ऑफ सेल्स और सेल थ्योरी के बारे में पढ़ा था। तो हमने जो टाइप्स ऑफ सेल पढ़ा था, दो प्रकार की सेल्स होती हैं, प्रोकैरियोटिक सेल्स और यूकैरियोटिक सेल्स। इनके बीच में जो डिफरेंस था वो हमने कल देखा था। आज की इस वीडियो में हम प्रोकैरियोटिक जो सेल्स है उसके बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं। साथ में प्रोकैरियोटिक सेल्स में जो बैक्टीरियल सेल्स आती है उसके बारे में भी, उसकी स्ट्रक्चर के बारे में डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो चलो वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स। प्रोकैरियोटिक जो सेल्स होती है वो बैक्टीरिया, नील हरित शैवाल यानी ब्लू ग्रीन एल्गी, माइकोप्लाज्मा, पीपीएलओ, प्लूरोनिमोनिया सम ऑर्गेनिज्म में पाई जाती है। तो मुख्य रूप से मोनेरा किंगडम के जो जीव होते हैं उनमें ये प्रोकैरियोटिक सेल्स देखने को मिलती है। प्रोकैरियोटिक सेल्स में कौन कौन से जो ऑर्गेनेल्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं। सबसे पहले देखते हैं सेल वॉल इनमें प्रेजेंट होती है, जो कि सेल मेम्ब्रेन के द्वारा घिरी रहती है। इसके अंदर सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है। केवल माइकोप्लाज्मा एक ऐसा जीव है जिसमें सेल वॉल एब्सेंट होती है। ठीक है, जो सेल मेम्ब्रेन इसमें पाई जाती है उनमें अंतर्वलन देखने को मिलते हैं। कोशिका झिल्ली जो होती है उनमें अंतर्वलन होती है। इन अंतर्वलन को हम मीजोसोम कहते हैं। ये एक प्रोकैरियोटिक सेल्स की विशेषता है, जो कोशिका झिल्ली को एक विशिष्ट विविध एक आकार के कारण मिलती है। ठीक है, जो साइटोप्लाज्म प्रोकैरियोटिक सेल्स में पाया जाता है वो तरल मैट्रिक्स के रूप में पाया जाता है, और इसमें जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो नग्न में केंद्रक झिल्ली द्वारा आवृत नहीं होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोइड हम इसे कहते हैं। यानी स्पष्ट विभेदित केंद्रक इसमें नहीं पाया जाता है, इसलिए इनके केंद्रक को न्यूक्लियोइड केंद्रक कहते हैं। ठीक है, जीनोमिक जो डीएनए होता है यानी जो जेनेटिक मटेरियल होती है, इनका जो डीएनए होता है वृत्ताकार डबल स्टैंडर्ड डीएनए पाया जाता है। इस जीनोमिक जो डीएनए होता है, इस डीएनए के बाहर की ओर एक सूक्ष्म वृत्त डीएनए यानी कि इसमें साइटोप्लाज्म में एक सर्कुलर डीएनए भी पाया जाता है। इस डीएनए को हम कहते हैं प्लाज्मिड। इस डीएनए को क्या कहते हैं, प्लाज्मिड कहते हैं, जो मुख्य रूप से जीवाणु में पाया जाता है। तो ये आप क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है कि प्लाज्मिड क्या है। सूक्ष्म वृत्त या सर्कुलर डीएनए जो साइटोप्लाज्म में पाया जाता है उसे हम प्लाज्मिड कहते हैं। इसमें क्या क्या, इसमें सेल्फ रेप्लिकेटिंग की जो क्षमता पाई जाती है, एक वृत्ताकार डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है, और प्रतिजीवी के प्रति भी ये प्रतिरोधी होते हैं। इनको हम एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए भी कहते हैं, यानी जीनोमिक डीएनए के अलावा पाए जाने वाले डीएनए है, इसलिए हम इनको एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए भी कहते हैं। एक जीवाणु में लगभग 15 से 100 प्लाज्मिड पाए जाते हैं, जो कि जीवाणु के फिनोटाइप का निर्धारण करते हैं। जीवाणुओं में जो लक्षण प्रारूप है यानी अलग अलग लक्षण पाए जाते हैं, उनका निर्धारण प्लाज्मिड के द्वारा ही किया जाता है। ठीक है, तो ये तो हो गई प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल में हम बैक्टीरियल सेल जो होती हैं उनका हम डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। बैक्टीरियल सेल जो होती हैं वो दो प्रकार के होते हैं। बैक्टीरिया, उनमें दो प्रकार की सेल होती है, एक ग्राम पॉजिटिव होती हैं, एक ग्राम नेगेटिव होती हैं। जो ग्राम अविरंजित होते हैं यानी स्टैंड जो हो जाती हैं वो ग्राम पॉजिटिव होते हैं, उनको ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया कहते हैं, और जो अविरंजित नहीं होते हैं उनको ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया कहते हैं। जो बैक्टीरियल सेल होती है उनके में एक जटिल रासायनिक कोशिका आवरण पाया जाता है, जो दृढ़तापूर्वक बंधकर 3 लेयर्ड स्ट्रक्चर बनाता है। यानी जो इनका कोशिका आवरण है वो कितनी लेयर से बना होता है, 3 लेयर्ड स्ट्रक्चर से बना होता है। तो ये तीनों परत मिलकर ही जो जीवाणु है उसकी सुरक्षा इकाई बनाती हैं। कौन कौन सी परत होती हैं, ग्लाइकोकैलिक्स जो आउटर लेयर है, सबसे बाहरी परत है। इसके बाद होती है कोशिका भित्ति या सेल वॉल जो कि मिडिल लेयर है, और इसके बाद होती है जीवद्रव्य झिल्ली जो कि इनर लेयर है। तो आप फ्रेंड्स ये बैक्टीरिया की जो कोशिका आवरण है उसका ध्यान रखेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन कई एग्जाम में आरपीएससी सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड में भी पूछा गया है कि कोशिका आवरण कितनी लेयर से मिलकर बना होता है, 3 लेयर से मिलकर बना होता है। कौन कौन सी होती हैं, ग्लाइकोकैलिक्स, कोशिका भित्ति और जीवद्रव्य झिल्ली। ग्लाइकोकैलिक्स जो होती है वो आउटर लेयर होती है, कोशिका भित्ति मिडिल लेयर और जीवद्रव्य झिल्ली इनर लेयर होती है। तीनों लेयर के बारे में डिटेल से पढ़ लेते हैं। ग्लाइकोकैलिक्स होती है जो मुख्य रूप से पॉलीसैकेराइड्स यानी कार्बोहाइड्रेट से ही मिलकर बनी होती है। कभी कभी ये प्रोटीन भी इनमें प्रेजेंट होता है। विभिन्न जीवाणुओं में रचना व मोटाई में ये भिन्न भिन्न होती है, यानी अलग जीवाणु में अलग अलग रचना होती है, इसकी अलग अलग मोटाई
पाई जाती है। कुछ में ये ढीली आच्छद के रूप में पाई जाती है, जिसको हम स्लाइम लेयर या अबंपक परत कहते हैं। अगर वो ढीली आच्छद के रूप में पाई जाती है तो उसे हम स्लाइम लेयर कहते हैं, जो कि जल को बाहर व अंदर जाने से रोकती है, साथ में परासरण का नियमन बनाए रखने में भी सहायक होती है। दूसरी प्रकार की होती है जीवाणु, उनमें कुछ में मोटी व कठोर आवरण के रूप में पाई जाती है, जिसे हम संपुटिका या कैप्सूल कहते हैं, जो परपोषी के प्रतिरक्षा तंत्र से रक्षा करने में आवश्यक होती है, यानी जिसके कारण ये पहचानने में असमर्थ होते हैं। ठीक है, दूसरी लेयर है, अब हमने देखी थी ना कोशिका आवरण में 3 लेयर होती हैं। ग्लाइकोकैलिक्स, जो इसमें आप ध्यान रखेंगे 2 प्रकार के आवरण होते हैं, स्लाइम लेयर और कैप्सूल। दूसरी है सेल वॉल। सेल वॉल होता है वो कोशिका के आकार को निर्धारित करने वाली स्ट्रक्चर होती है, जो कि सशक्त संरक्षणात्मक भूमिका प्रदान करती है। यह मुख्य रूप से पेप्टिडोग्लाइकॉन से बनकर बनी होती है, जो कि म्यूरिन भी इसको या म्यूरेमिक अम्ल भी इसको कहते हैं, जो नाग यानी NAG प्लस NAM होता है। नाग यानी एन एसिटाइल ग्लाइकोसैमिन और एन एसिटाइल म्यूमेरिक एसिड से मिलकर ये बनी होती है, जो जीवाणु को फटने व निपातित होने से बचाती है, यानी फटने से या पिचकने से बचाती है। अब हम बात कर लेते हैं इसकी तीसरी झिल्ली। तीसरा आवरण होता है जीवद्रव्य झिल्ली। जीवद्रव्य झिल्ली जो होती है वो नेचर में कैसी होती है, वर्णनात्मक होती है, यानी चयनात्मक होती है, यानी कुछ जो मॉलिक्यूल्स हैं उनको जाने देती है, कुछ मॉलिक्यूल्स को ये नहीं जाने देती है। इनकी जो सेल होती है बाह्य वातावरण से संपर्क बनाए रखने में सक्षम होती है। जीवद्रव्य झिल्ली के कारण जो सेल है वो बाह्य वातावरण से संपर्क बनाए रखती है। एक विशेष झिल्ली में संरचना होती है जीवद्रव्य झिल्ली। इस जीवद्रव्य झिल्ली में ही कोशिका के अंदर कुछ फैलाव पाए जाते हैं, जैसे अंदर की ओर अंतर्वलन ये ऐसे बन जाते हैं। इन अंतर्वलन को हम क्या कहते हैं, मीसोजोम कहते हैं। ये मीसोजोम क्या होते हैं, पुटिका, नलिका व पटलिका के रूप में पाए जाते हैं। इनका जो फैलाव कैसा होता है, पुटिका, नलिका व पटलिका के रूप में पाया जाता है। ठीक है, ये जो मीसोजोम होते हैं वो सेल वॉल का फॉर्मेशन करने में भी सहायक होते हैं, साथ में DNA रेप्लिकेशन वे इसके संतति कोशिका में वितरण को सहायता करते हैं, यानी सेल डिवीजन, सेल वॉल फॉर्मेशन, सेल डिवीजन में सहायक होते हैं। साथ में मीसोजोम श्वसन स्रावी प्रक्रिया, जीवद्रव्य झिल्ली के पृष्ठ क्षेत्र एंजाइम मात्रा को बढ़ाने में भी सहायता करता है। तो मीसोजोम के आप फंक्शन से याद रखेंगे क्या है, एक तो ये कोशिका झिल्ली के अंतर्वलन होते हैं, इनमें जो फैलाव है पुटिका, नलिका और पटलिका के रूप में होते हैं, और मुख्य रूप से ये सेल वॉल फॉर्मेशन, सेल डिवीजन, DNA रेप्लिकेशन में, साथ में श्वसन स्रावी प्रक्रिया, जीवद्रव्य झिल्ली के पृष्ठ क्षेत्र एंजाइम मात्रा को बढ़ाने में भी सहायता करते हैं। तो इनमें कौन से रेस्पिरेटरी ETC वाले एंजाइम इनमें पाए जाते हैं। तो इनके कारण इनको माइटोकॉन्ड्रिया के समवर्ती भी कहते हैं, क्योंकि कार्य में एक दूसरे के समान होते हैं, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया और मीसोजोम एनालॉगस होते हैं, एक दूसरे के एनालॉगस होते हैं। साथ में आप एक चीज़ ध्यान रखेंगे कि जो जीवद्रव्य झिल्ली होती है प्रोकैरियोटिक्स की, वो यूकैरियोटिक के मेम्ब्रेन के समान ही होती है, यानी मात्र एक ऐसी संरचना जो कि यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक दोनों में ही समान होती है, वो होती है जीवद्रव्य झिल्ली होती है। अब साइनोबैक्टीरिया जो होते हैं इनमें कुछ फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है। तो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के लिए इनमें कुछ विशेष कोशिकांग पाए जाते हैं। क्या होता है, जैसे साइटोप्लाज्म में झिल्ली में विस्तार होता है, जिनको हम वर्णकी लवक या क्रोमेटोफोर्स पाए जाते हैं कहते हैं। तो क्रोमेटोफोर्स कहाँ पाए जाते हैं, साइनोबैक्टीरिया में, और ये फोटोसिंथेसिस का कार्य भी करते हैं। कशावी कोशिकाओं का इनमें अभाव होता है। तो कशावी कोशिकाओं का इनमें अभाव होता है। तो फ्रेंड्स आप इसको ध्यान रखेंगे, क्रोमेटोफोर्स किन में, साइनोबैक्टीरिया में पाए जाते हैं। सेल में कुछ और भी स्ट्रक्चर होती हैं, जैसे कुछ नॉन मोटाइल या नॉन मूवेबल होती है, जिनको चलायमान कहते हैं, जैसे रोम, झालर। कुछ मोटाइल होती है, चलायमान होती हैं, जैसे कशाविका, जिनके कारण जो बैक्टीरिया है वो गति करते हैं। तो रोम जो पिली होते हैं वो लंबी नलिका का स्ट्रक्चर होते हैं, जो कि एक विशेष प्रकार के प्रोटीन की बनी होती है। झालर, जिनको हम फिम्ब्री भी कहते हैं, ये लघु शुक जैसे तंतु होते हैं जो कोशिका के बाहर निकले रहते हैं। जो झालर होते हैं वो कुछ
कुछ जीवाणुओं में होते हैं, उनमें पानी की धारा में पाई जाने वाली चट्टानों व पोषक ऊतकों से चिपकने में सहायता प्रदान करती है। ये इसका कार्य है। फिम्बरी इसको बोलते हैं, झालर जो होती है उनका कार्य होता है। इसके अलावा जो झालर होते हैं, फिम्बरी होते हैं, वो संयुगन में भी यानी कॉन्जुगेशन में भी सहायक होते हैं। अब हम दूसरी स्ट्रक्चर देखते हैं जो कि होती है चलायमान मोटाइल, जैसे सेल वॉल जैसी पतली स्ट्रक्चर इनमें मिलती है, जिसे हम फ्लैजिला कहते हैं। इसके बैक्टीरिया में जो कशाभिका है उसकी संख्या व विन्यास क्रम भिन्न भिन्न होता है। इसके 3 पार्ट्स होते हैं, जैसे फिलामेंट, हुक और बेसल बॉडी। फिलामेंट, हुक और बेसल बॉडी 3 पार्ट होते हैं किसके? फ्लैजिला के। जो तंतु होते हैं, फिलामेंट होते हैं, वो कशाभिका का सबसे बड़ा भाग होता है और वो जो कोशिका की सतह से बाहर की ओर निकला हुआ रहता है। तो सेल, एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि जो सेल वॉल है उसके बाहर बैक्टीरिया में कौन कौन सी स्ट्रक्चर पाई जाती है? ग्लाइकोकैलिक्स, सीलिया, फ्लैजिला, फिम्बरी और पिलर। ये जो स्ट्रक्चर होती है वो सेल वॉल के बाहर की ओर पाई जाती है। अब है इसकी अगली स्ट्रक्चर है जो एक इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर है जो बैक्टीरियल सेल में पाई जाती है, वो होती है राइबोसोम। राइबोसोम है, इसकी खोज पैलाडे ने की थी। इसके लिए इनको पैलाडे पार्टिकल भी कहते हैं, पैलाडे कण भी इनको कहा जाता है। सेल की जीव द्रव्य झिल्ली से ये जुड़े रहते हैं, क्या? राइबोसोम। और ये 15 से 20 नैनोमीटर आकार के होते हैं। 2 सब यूनिट में पाई जाती है, क्योंकि प्रोकैरियोटिक जो राइबोसोम्स होते हैं वो 70S प्रकार के होते हैं। इनमें 2 सब यूनिट होती हैं, 50S और 30S इनमें सब यूनिट होती हैं। राइबोसोम का कार्य क्या होता है? प्रोटीन सिंथेसिस का कार्य ये मुख्य रूप से करते हैं। राइबोसोम प्लस mRNA दोनों मिलकर श्रृंखला का निर्माण करते हैं, जिनमें जो राइबोसोम है वो किस रूप में कार्य करते हैं? पॉलीराइबोसोम के रूप में कार्य करते हैं। जब इनको हम पॉलीसोम या अर्गोसोम भी कहते हैं। जब राइबोसोम के साथ mRNA जुड़ जाता है और तो उनको हम पॉलीराइबोसोम कहते हैं और एक श्रृंखला का निर्माण करते हैं, जिसके द्वारा ही प्रोटीन सिंथेसिस की प्रोसेस होती है। ठीक है। इसके अलावा एक और जो स्ट्रक्चर है वो पाई जाती है बैक्टीरियल सेल में, वो होती है अंतर्विष्ट पिंड, जो इनमें पाए जाते हैं। प्रोकैरियोटिक जो सेल्स होती हैं उनमें जो बचे हुए पदार्थ हैं जो साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं वो अंतर्विष्ट पिंड के रूप में संचित रहते हैं। यानी कुछ जो कण है या ग्रैन्यूल्स के रूप में है या वैक्यूल्स के रूप में है, जो भी जो मटेरियल साइटोप्लाज्म में पाया जाता है वो अंतर्विष्ट पिंड कहलाते हैं। इनमें मुख्य रूप से कौन कौन से होते हैं? फास्फेट कणिकाएँ, साइनोफाइसिन कणिकाएँ, ग्लाइकोजन कणिकाएँ इनमें मुख्य रूप से पाई जाती हैं, जो कि झिल्ली के द्वारा आवृत नहीं होती हैं और साइटोप्लाज्म में स्वतंत्र रूप से पड़ी रहती हैं, जिनको हम अंतर्विष्ट पिंड कहते हैं। तो एक क्वेश्चन ये बनता है कि अंतर्विष्ट पिंड कौन कौन से हैं? तो फास्फेट कणिकाएँ, साइनोफाइसिन कणिकाएँ, ग्लाइकोजन कणिकाएँ, ये सब अंतर्विष्ट पिंड के रूप में पाई जाती है। इसके अलावा गैस वैक्यूल, ये भी अंतर्विष्ट पिंड है, जो कि नील, हरित, बैंगनी व हरे प्रकाश संश्लेषी जीवाणुओं में पाए जाते हैं। यानी जो प्रकाश संश्लेषण करने वाले जीवाणु हैं उनमें ये पाए जाते हैं। और ये जो गैस राजधानी है, गैस वैक्यूल्स होती हैं, वो जो जीवाणु हैं उनको उत्प्लावकता प्रदान करती है, यानी उत्प्लावकता प्रदान करने का कार्य करती हैं। तो फ्रेंड्स, आज हमने देख लिया पूरी प्रोकैरियोटिक जो सेल है उसकी स्ट्रक्चर देख ली। उसमें भी विशेष रूप से जो NCERT में दी हुई है बैक्टीरियल सेल, उसकी स्ट्रक्चर हमने देखी, जिसमें हमने देखा कि उसमें सेल वॉल, सेल स्ट्रक्चर, सेल मेम्ब्रेन, राइबोसोम, पिलर, फिम्बरी, फ्लैजिला, अंतर्विष्ट पिंड है वो मुख्य रूप से स्ट्रक्चर इसमें पाई जाती है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अधिक से अधिक वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि और भी लोगों को इसका बेनिफिट मिल सके। कल की वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूकैरियोटिक सेल्स के बारे में डिटेल से। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।